नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस से मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ होता है जिनके बीच की डिस्टेंस तो बहुत कम होती है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस होती है, फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती है। तो इस तरीके से बने हुए पूरे सिस्टम को हमने नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बीच से में बनता है। अब हमने ये देखा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कितना होता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसका वैल्यू कितनी होती है। तो हमने एक एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था, और वो एक्सप्रेशन हमने तीन अलग अलग कंडीशन में सॉल्व किया था, ड्रॉ किया था, बनाया था। तो क्या हमारे पास में वो कंडीशन थी? तो सबसे पहले हमने एक्सियल पोजीशन पर देखा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने देखा था, और एनी जनरल पॉइंट पर हमने देखा था। फिर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको एक ड्रॉ करके भी बताया था। इसका मतलब ओवरऑल अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल खुद अपना क्या होता है, चारों तरफ खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब मेन मुद्दा यह होगा कि जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, हमें अब ये स्टडी करना है। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में हमको क्या स्टडी करना है? तो आज की जो क्लास है उसमें हमें स्टडी करना है डाइपोल कीप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब क्या फिनोमिना हमारे सामने आएगा, वो हमें स्टडी करना है आज के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला क्या लिखा है कि डाइपोल कीप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहली बात तो किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दो तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बच्चों लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि जिसके एक ऐसा एरिया या एक ऐसा फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसी देखने को मिलेगी, एक जैसी देखने को मिलेगी। और हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों बनाते कैसे हैं? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं। यानी जब भी कहीं पर पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी, सारी की सभी पैरेलल लाइन की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होंगी, सबकी एक ही दिशा होगी, तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ये हमने एक तरीका बनाया था। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि डाइपोल कीप्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक यानी हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो in this condition the net force on electric dipole is zero. It means do not have any linear motion of dipole. अब थोड़ा सा ये चीज को थोड़ा सा देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक ड्रॉ बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखिए जैसे कि ये क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था क्या है कि जब भी पैरेलल लाइंस होगी तो उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से शो करेंगे। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, E, और सभी की डायरेक्शन ये है। अब हमने क्या करा है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो हमको मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों कैसे बनता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस, और वो सर्टेन डिस्टेंस बच्चों हम कितनी मानते हैं, कितनी टेकन करते हैं, तो वो होती है 12, इतनी लेते हैं। और इसको हमने जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तब क्या हो रहा होगा इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हो रहा होगा, चूंकि यहां पर क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको मालूम है कि जैसे ही हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और फोर्स कितना होता है, तो फोर्स हमको मालूम है QE होता है। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल को या एक किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू QE। Q है चार्ज की वैल्यू, E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये भी एक फोर्स को क्या कर रहा होगा, फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स का जो क्वांटिटी होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो QE के इक्वल होगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है,
तो ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। लास्ट क्लास में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, या पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही होगी। यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। आई बात समझ में? और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो बिल्कुल 180 डिग्री यानी अपोजिट एंगल पे होगी, एकदम अपोजिट होगी किसके? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एकदम 180 एंगल पे, यानी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो नेगेटिव क्यू चार्जेस और पॉजिटिव क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसका हम पूरे इस सिस्टम का, ये पूरा एक सिस्टम बन गया, अब इस पूरे सिस्टम का अगर हम नेट फोर्स निकालें, तो इस पूरे सिस्टम का अगर हम नेट फोर्स निकालें तो बच्चों नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? यानी टोटल फोर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास एफ नेट यानी नेट फोर्स हमारे पास कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, तो प्लस QE फोर्स। और इस पूरे, ये भी एक सिस्टम का, ये वाला ये भी क्या है? इस सिस्टम का एक पार्ट है, तो इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर इसकी डायरेक्शन अगर इसके अपोजिट है तो हमको माइनस के साथ लेना पड़ेगा। समझ में आया? अब जैसे हम इसको जोड़ेंगे, हम इसको ऐड करते हैं, तो हमको क्या पता चलता है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब हम ये समझ गए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे ही रखते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन दोनों की ही वैल्यू, दोनों का ही मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस तरीके से हम उसका एडिशन करते हैं तो हमें नेट इफेक्ट यानी उस पूरे डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना देखने को मिलता है? 0। अब नेट फोर्स 0 देखने को मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यहां पर समझना कि जैसे अगर मैंने ये यहां पर इस तरीके से इस रिमोट को मैंने इस तरीके से यहां पर मेरे हाथ पे रख के रखा है, इसका मतलब क्या है? अगर ये इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा, पीछे नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। इसका मतलब जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये क्या कर रहा है, इसके वेट की वजह से ग्रेविटी इसको फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है और मेरा हाथ इसके फोर्स को ऊपर की तरफ लगा रहा है, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है? इक्वल। और दोनों फोर्सेस अगर एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि इस रिमोट के ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। और अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है कि ये जो बॉडी होगी उसी पोजीशन के ऊपर क्या होगी? स्टेबल कंडीशन में होगी, ना तो ये ऊपर जा रही होगी ना ये नीचे जा रही होगी, यानी हिल नहीं रही होगी। इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि जब भी नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है तो इस नेट फोर्स की वजह से ये चल नहीं रही होगी। ठीक है, अब चलने का भी मीनिंग यहां पर समझिएगा। क्या होता है कि जैसे हमने यहां पर, जैसे मेरे छत यहां पर एक पंखा घूम रहा है, अब मैं बोलूं क्या पंखा चल रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ चल रहा है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, अगर ये पंखा चल रहा है तो चल के कहां जा रहा है? ये भी तो एक बात है। तो देखिए, चलना भी दो तरीके का होता है। एक यानी किसी भी बॉडी के पास दो तरीके के मोशन पॉसिबल होते हैं। एक मोशन किस तरीके का पॉसिबल होता है कि ये इस तरीके से जाते हुए दिखे। जब ये एक लाइन में अगर जाते हुए दिखेगा तो हम इसको कौन सा मोशन बोलते हैं बच्चों? हमने 11th क्लास में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, हम इसको लीनियर मोशन कहते हैं। यानी कि जब भी इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 नहीं है, इस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा है, तभी तो ये इधर जा रहा है। और कौन सा मोशन करते हुए जा रहा है? तो दैट मीन्स लीनियर मोशन करते हुए जा रहा है। इसका मतलब अगर इसके ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स और ये डायरेक्शन में फोर्स दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब यहां पर ये है कि ये जो भी बॉडी है वो लीनियर मोशन नहीं कर रही होगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हमने देखा कि नेट फोर्स 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई भी लीनियर मोशन नहीं कर रहा है। यानी जहां पर हमने रखा वहीं पर आपको रखा हुआ दिखेगा, कहीं दूसरी जगह पर जाते हुए नहीं दिखेगा।
आई बात सभी को समझ में? तो यही बात लिखी हुई है कि इन दिस कंडीशन द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। समझ में आया? इट मींस इसका मतलब क्या है? डू नॉट हैव एनी लीनियर मोशन ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल के पास उसका खुद का कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अगर लीनियर मोशन नहीं है तो क्या किसी और प्रकार का इसके पास मोशन होगा? तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो हाँ बच्चों, इसके पास एक दूसरे तरीके का मोशन होगा, और वो मोशन बच्चों कौन सा होगा? तो वो मोशन यहां पर होगा, कौन सा? रोटेटरी मोशन होगा। अब रोटेटरी मोशन का मतलब समझिए। रोटेटरी मोशन का मतलब क्या होगा कि ये एक फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर देखिए इस तरीके से लगा, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरीके से, दोनों फोर्स इसको कैसे क्या करेंगे? कोशिश घुमाने की कोशिश करेंगे। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को लीनियर मोशन तो प्रोवाइड नहीं करवा सकता, लेकिन उसको रोटेटरी मोशन प्रोवाइड करवा सकता है। यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करना चाहता है, किस कंडीशन में क्या करना चाहेगा ये, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे क्या करवा सकता है, तो वो इससे रोटेटरी मोशन करवा सकता है, इसे घुमा सकता है। आई बात सभी को समझ में? तो ये प्रॉब्लम होती है, या ये चीज होती है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब अगली चीज देख लेते हैं। अगली चीज क्या है कि तब क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने बनाने का तरीका देखा था। किस तरीके से देखा था? कि ये अगर मैं बनाऊं, ये हमने बनाया। अब ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक क्यों? क्योंकि यहां पर आपको जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का हमने एक तरीका बनाया था, उस तरीके में हमने क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है वो पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या है कि ये लाइन जहां पर पास होंगी वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और जहां पर लाइनें दूर दूर है वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इतनी बात समझ में? अब इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बना के रखा। अब जैसे हमने इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा तो हम समझ गए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा? क्यूई फोर्स होगा। अब यहां ऊपर बिल्कुल कंडीशन, और इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यूई। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न आता है, क्या ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे? सोचिए सोचिए, आप अपने मन से सोचिए कि क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि लाइन इस एरिया में, देखिए यहां हम समझ सकते हैं ना कि इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है वो दूर दूर है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कम होगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर क्या है कि वो ज्यादा है, तो ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या काम करता है, तो उसके दोनों चार्जेस अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन तो होती है, लेकिन इस बार उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर इस केस में देखते हैं तो एक अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 यूनिट का और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 7 यूनिट का। इतनी बात समझ में आई? तो क्या इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्या अब नेट फोर्स 0 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको पूरे को हम सिस्टम माने तो अगर उस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव 7 प्लस, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है तो -10, मतलब क्या है कि -3, यानी इस डायरेक्शन में मेरे पास नेट फोर्स मुझे मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब अगर नेट फोर्स मेरे को इस पूरे सिस्टम के ऊपर मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि सर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा मोशन कर रहा होगा? तो ये लीनियर मोशन कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो अब जब नेट फोर्स जब भी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर 0 नहीं होगा तो वो लीनियर मोशन कर रहा होगा।
अब एक प्रश्न ये हमारे सामने उठता है कि क्या सर ये लीनियर मोशन, यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे मैंने ऐसे रखा तो क्या ये ए से जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, 3 न्यूटन का फोर्स इधर आया था तो ये इस तरीके से मोशन कर रहा होगा। क्या ये इस तरीके से सर क्या घूम भी रहा होगा? तो बच्चों ये यहां पर घूम भी रहा होगा। कैसे? कि यहां का जो 3 न्यूटन का फोर्स, जो नेट 3 न्यूटन का फोर्स जो था उसकी वजह से तो ये लीनियर मोशन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ में ये जो 7 न्यूटन का फोर्स है और यहां से भी जो 7 न्यूटन का फोर्स है, ये दोनों साथ में मिलके इक्वल और अपोजिट फोर्सेस मिलकर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब क्या कोशिश करेंगे, घुमाने की। आई बात समझ में? इसका मतलब ये होगा कि इस बार ये लीनियर मोशन कैसे कर रहा होगा कि ये दोनों 7 न्यूटन के फोर्स इसको घुमा रहे होंगे, साथ ही साथ 3 न्यूटन के फोर्स से ये लीनियर मोशन कर रहा होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर ए से जा रहा होगा घूमते हुए। हुआ क्लियर सभी को? यानी कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसके पास दो मोशन होते हैं, वो लीनियर मोशन भी करता है और साथ ही साथ में रोटेटरी मोशन भी करता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को विशेष तौर पे याद रखनी है। इसी बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल लेवल तक ही नहीं, आईआईटी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। आईआईटी और नीट आजकल बच्चों से ये जानना चाहता है कि उनको कितना बेसिक नॉलेज है, और ये सारे बेसिक नॉलेज जब अपने साथ में रख के चलोगे तभी आप नीट और आईआईटी जैसी बड़े लेवल के एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है क्या, कि डाइपोल कीप्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन दिस कंडीशन द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो। ठीक है, दैट मींस डाइपोल हैव लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेटरी मोशन, यानी कि ये क्या होगा कि उस समय पर लीनियर मोशन के साथ साथ रोटेटरी दोनों ही तरीके के मोशन हमको करते हुए दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसके लिए हमको जब हम इसे रखते हैं तो ये सिर्फ कंडीशन है हमारे सामने, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर मोशन कितना होगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमें हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज तो हमको समझ में आ गई कि जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो वो घूमेगा। ठीक है, और ये चीज हम देखते हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ी है कि किसी भी चीज को घुमाने के लिए हमको एक कपल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब कपल फोर्स क्या होता है कि एक जब क्या होता है कि किसी जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं घुमाना चाहता हूं तो इसको एक फोर्स में इधर इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, इसको एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, और दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या करेंगे, जिनके बीच की कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ये चीज समझ में आना चाहिए। अगर मैंने क्या करा कि इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, तो क्या ये घूमेगा? बिल्कुल नहीं घूमेगा। ये कब घूमेगा? जब इन दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, यानी कि एक फोर्स मैंने यहां से इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, एक फोर्स यहां से इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, और इनके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा। तो ये हमने कहां पर 11th क्लास में इसको स्टडी करिए, इसको हम कपल्स फोर्स बोलते हैं, और ये कपल की वजह से ये घूमता है, और इस घूमने के इस मूवमेंट को कितना स्पीड से घूम रहा है इसे हम टॉर्क कहते हैं। यानी कपल्स टॉर्क जनरेट करता है, और टॉर्क क्या है, तो टॉर्क घूमने का कॉज है, कारण को बताता है। आई बात सभी को समझ में? ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कपल फोर्स क्या हमेशा किसी चीज को घुमाने के लिए कपल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो 11th क्लास में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, एक बार और हम यहां देख लेते हैं। कैसे कि क्या सर जब हम क्या होता है कि जब हम हमारे घर के दरवाजे को खोल रहे होते हैं तो वहां पर क्या हम कपल फोर्स लगाते हैं? नहीं, वहां तो हम एक ही फोर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी दरवाजा घूम गया। लेकिन बच्चों हम वहां भी हमारे साथ दो फोर्स लगते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए इक्वल और अपोजिट दो फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना कंपलसरी है, तभी हम उस चीज को घुमा सकते हैं। तो बोले सर हम दरवाजे में कहां दो फोर्सेस लगाते हैं? तो आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ये दरवाजा है, ठीक है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जैसे दरवाजा है, अब दरवाजे में क्या होता है कि यहां पर मैंने एक हैंडल लगाया है। अगर ये दरवाजा इस तरीके से हवा में लटका हुआ है, ऐसा अज्यूम कीजिए हवा में लटका है, तो हमने क्या करा कि यहां का जो हैंडल है इसको अगर हैंडल से पकड़ के इस तरीके से, तो इस तरीके से दरवाजा नहीं आएगा। यानी हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो ये लीनियर मोशन कर रहा है।
लेकिन अब मैं क्या करता हूं, यहां पर हमने क्या करा, यहां पर इसको इस तरीके से एक एंड पे मैंने एक इसके ऊपर एक अवरोध लगा दिया इसके सामने, मतलब इसको फिक्स कर दिया कि यहां से ये हिले ना। अब जैसे ही मैं दरवाजे को यहां से इस तरीके से पकड़ के एक डायरेक्शन से एक जगह से मैं पकड़ के इसे लाऊंगा तो ये इससे स्टॉप हो जाएगा और ऐसा नहीं घूमेगा। तो बोले सर इस पूरी प्रोसेस में अभी भी दो फोर्सेस कहां दिख रहे हैं? तो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन वाला। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको 2 न्यूटन से मैं इसको इस दरवाजे को यहां ला रहा हूं और जैसे ये इससे टच होगा तो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक इस डायरेक्शन में भी लगेगा जो न्यूटन का रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको इस डायरेक्शन में लाएंगे तो 2 न्यूटन का फोर्स अगर मैं आगे की डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो ये स्टॉप, जो हमारे घर का जो हिंज्ड हिस्सा होता है वो क्या करेगा, 2 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इन दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दरवाजा ऐसे घूम जाएगा। आई बात सभी को समझ में? यानी हम एक चीज समझ रहे हैं कि हर एक चीज को घुमाने के लिए 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है और उन फोर्सेस के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तभी उस चीज को हम घुमा सकते हैं। और उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस हिस्से को टॉर्क बोलते हैं और उस टॉर्क का कॉज क्या होता है कि वो चीज घूमती है। यानी हर घूमने वाली चीज के पास कुछ टॉर्क होता है और कपल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है जो 2 इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। आई बात समझ में बच्चों? तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये भी घूमना चाहता है, इसका मतलब इसके ऊपर भी 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे तभी ये घूम पा रहा है। तो अब हम उसे ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसी टॉर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है, देखिए लेट ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज मेड बाय -q एंड +q चार्जेस, इट्स डाइपोल मोमेंट p प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, ये समझिएगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB जो नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q चार्जेस से मिलकर बना है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम बच्चों ये जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो P होता है उसकी डायरेक्शन ये होगी। और हमें P का फॉर्मूला पता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट किए थे? 2QL से कैलकुलेट किए थे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू कितना होता है? 2QL। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L, और Q क्या है? 1 चार्ज, इन दोनों में से एक किसी के भी चार्ज की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर हमने ये चीज देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा? QE, और दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE। ठीक है, चलिए अब यहां पर समझते हैं कि देयर आर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन डाइपोल हैविंग सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, इट मेक्स द कपल ऑफ फोर्स व्हिच क्रिएट टॉर्क। अब देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात और याद रखना, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस तो होना चाहिए लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस हमको कौन सी लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब एक फोर्स हमारे सामने ये है, एक फोर्स ये है, तो इन दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? तो इस फोर्स को जैसे ही मैं यहाँ पीछे करूंगा तो पीछे बढ़ाने पर ये होगी इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? तब जहां पर इस फोर्स और इस लाइन के बीच में भी परपेंडिकुलर एंगल बनेगा और इस फोर्स को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तब यहां पर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर हमारे पास दोनों फोर्सेस के बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC। इतनी बात सभी को समझ में आई? अब यहां पर हमने एक चीज और क्या करते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है और वो कितने एंगल पे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हमारा जो डाइपोल है वो थीटा एंगल क्रिएट कर रखा हुआ है। इतनी बात सभी को समझ में? अब सीधी सी बात है, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर ये वाला पूरा एंगल भी थीटा होगा। ओके, इजी था। अब इस थीटा को हम किस तरीके से, तो इस थीटा को यूज करके हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और दैट इज हाइपोटेनियस। ठीक है, और यहां से यहां तक कि ये जो डिस्टेंस है
इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है वो लेंथ हमको पता है कितनी होती है, तो दैट लेंथ इज 12। ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं किसका, साइन ऑफ थीटा का। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस यानी यहां से यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है 12। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो BC है वो किसके इक्वल होगी, 12 साइन थीटा के इक्वल होगी। इतनी बात आसानी से सभी को क्लियर हुई। तो अब हम देखते हैं तो टॉर्क का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो टॉर्क का कैलकुलेशन बच्चों जनरली क्या होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है टॉर्क। क्या होता है बच्चों, टॉर्क क्या होता है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, तो टॉर्क को जनरली हम किससे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स हमारे पास कितना है, तो कोई सा भी फोर्स ले सकते हैं, QE। तो फोर्स कितना है हमारे पास, दैट इज QE। और यहां पर डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है BC। अब टाउ इज इक्वल टू QE और BC की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 2L साइन थीटा। ठीक है, अब P की वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम लोगों को पता है वो कितना होता है 2QL। तो क्या यहां पर 2QL दिख रहा है, तो 2QL यानी 2QL की जगह हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो हमारे पास टॉर्क क्या बनेगा, तो टॉर्क बनेगा यहां से PE साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू, और वो टॉर्क कितना होगा, तो वो टॉर्क होगा PE साइन थीटा। अब जैसा कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं कि P यहां पर क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, E भी कैसी है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और टॉर्क भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी को हमने जब प्रोडक्ट करा और उसके साथ में साइन थीटा लगा हुआ है, इसका मतलब ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको ये थोड़ा सा अगर समझने में प्रॉब्लम होती है किस तरीके से, तो आप 11th क्लास में थोड़ा सा वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स के बारे में जरूर पढ़िए, तब जाके ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर होगी। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए, इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का हम प्रोडक्ट करते हैं और उसके साथ में साइन थीटा है, इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का अगर वेक्टर हमको रिजल्ट मिलता है तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी इसी को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है, या इसी फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें। ठीक है, इसी का अगर हम वेक्टर फॉर्म बनाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। इतनी बात समझ में आई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क। तो ये टॉर्क का कौन सा वेक्टर नोटेशन है, और ये क्या है, उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो इतना हमको समझ में आया कि टॉर्क क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये आएगा, और साथ ही साथ में टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, या वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म होगा टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। इतनी बात आसानी से सभी को क्लियर हुई। अब हमारे पास मेन प्रश्न ये उठता है कि सर टाउ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, अब इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, तो इसकी डायरेक्शन यहां पर अब थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझने वाली बात है बच्चों। ठीक है, एग्जाम में क्या हम इसी वेक्टर फॉर्म को ऐसा लिख सकते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू, क्या मैं E क्रॉस P लिख सकता हूं, तो बच्चों इसमें से ये वाला फॉर्म तो सही है, लेकिन ये फॉर्म आप नहीं लिख सकते। अब बोले सर दोनों में क्या फर्क है, दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा, मल्टीप्लीकेशन में तो चीजें नहीं बदलती, लेकिन ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, यहां पर चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदलेगी, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो टाउ की पहले डायरेक्शन देख लेते हैं हम, डायरेक्शन किधर होगी। तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E,
इसका मतलब मुझे सबसे पहले अपने सीधे हाथ को, दाहिने हाथ की बात कर रहे हैं, राइट हैंड को, राइट हैंड को सबसे पहले हम किस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड को हम पी की डायरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि पी सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है, तो पी की डायरेक्शन में रखा, और पी की डायरेक्शन ये है, ये नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ, तो इस तरफ रखा। अब हमको क्रॉस ई तक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तक जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस इलेक्ट्रिक हाथ को मैंने ऐसा रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड तक मुझे पहुंचना है। तो देखो पहुंचने के दो तरीके होते हैं, बोले सर हाथ ऐसा भी तो रख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा करके ई तक पहुंचू, ये ई तक, ठीक है। लेकिन मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है बच्चों, तो मुझे छोटा वाला रास्ता अपनाना है। आई बात समझ में, यानी सीधे हाथ का ही यूज करना है, कि यानी कि मैं क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में अपने हाथ को रखूं और इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने का छोटा रास्ता अपनाऊं, और छोटा रास्ता अपनाने के बाद ऐसे मुट्ठी बांध लूं। अब मुट्ठी बांध लूं तो ये अंगूठा आएगा जो अंदर की तरफ आएगा, समझ पा रहे हो। पी की डायरेक्शन में इस तरीके से हाथ रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड को घुमाया, तो ये अंगूठा आएगा जो कि बोर्ड के अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टॉर्क की डायरेक्शन इनसाइड दी बोर्ड या इनसाइड दी पेपर प्लेन होगी। समझ में आया यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, यानी इस टॉर्क की डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ है, इस तरीके से अगर अरेंजमेंट होगा तो। अब अगर इसको देखें तो इसको देखने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने ई पे के ऊपर हाथ रखना है, क्योंकि पहले ई आ रहा है, और घुमाना कहां तक है, पी तक, और पी तक घुमा के अगर हम मुट्ठी बांधेंगे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ आ जाएगी, और चूंकि ये डायरेक्शन गलत है। आई बात सभी को समझ में, इसलिए इसका नोटेशन आपको ध्यान रखना है, पी क्रॉस ई ही होता है टॉर्क, जबकि E क्रॉस P नहीं होता। हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शनल क्वांटिटी और डायरेक्शन सिर्फ एक ही होती है, हम एक ही चीज को दो अलग अलग डायरेक्शन के साथ नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, P क्रॉस E। इतनी बात सभी को समझ में, तो ये विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, तो इस तरीके से हमने टॉर्क लाया। तो टॉर्क का फॉर्मूला सभी को याद हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा पी ई साइन थीटा, जबकि इसका वेक्टर फॉर्म होगा टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करते हैं कुछ इसकी स्पेशल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो वो स्पेशल कंडीशंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो स्पेशल कंडीशन, सबसे पहली स्पेशल कंडीशन हम देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी पी की डायरेक्शन हम अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ, मतलब पी की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास होता है पीई साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। तो इसके ऊपर टाउ कितना होगा, इससे कैसे, तो हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि हमको थीटा बनाना पड़ेगा, और इस तरीके से जब P और E दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा तो यहां पर इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू हमें कितना मिलेगी, तो थीटा की वैल्यू यहां पर होगी 0, और हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा की जगह हमें 0 रखना पड़ेगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इतनी बात सभी को समझ में, तो ये टाउ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। यानी इस कंडीशन में इस टाउ के 0 आने का मीनिंग क्या हुआ कि इसका मतलब कि इस स्थिति में इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये घूमना नहीं चाहता। अब घूमेगा नहीं, अच्छा क्यों नहीं घूमेगा, इसको भी हम और अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्यू के ऊपर, पॉजिटिव क्यू के ऊपर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दोनों फोर्सेस लग तो रहे हैं, इक्वल और ऑपोजिट फोर्स है, लेकिन ये दोनों लीनियर फोर्स हो गए, इनके बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो हमने बोला फोर्स ऑफ कपल नहीं बनेगा, फोर्स ऑफ कपल नहीं बनेगा तो टॉर्क नहीं बनेगा, टॉर्क नहीं बनेगा तो चीजें नहीं घूमेगी, तो ये हमें घूमता हुआ भी नहीं दिखेगा। तो ये थी पहली कंडीशन, यानी जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होता है तब उसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 होता है, और साथ ही साथ में वो घूमना भी नहीं चाहता। ठीक है, और घूमता नहीं है क्योंकि टॉर्क 0 होता है। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं हम। तो सेकेंड कंडीशन हमारी, अब थोड़ा सा यहां पर हम देख लेते हैं, कुछ चीजें मिक्स हो रही है, मैं यहाँ का चीजें हटाता हूं, मिटाता हूं ये वाली चीजें। अब ये भी इसको मैं यहां से रफ करके थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं कि यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास टॉर्क कितना आया था, 0। अब इस कंडीशन की बात करते हैं।
तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होगी, इनके बीच में एंगल इस बार कितना क्रिएट हो रहा है, तो 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। अब इस स्थिति में टॉर्क कितना होगा, तो इस स्थिति में टॉर्क की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो थीटा यहाँ पर हमें पता है कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पर हमें फॉर्मूला में रखना होगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा PE। अब हमको ये चीज पता है कि ये चीज तो बदल नहीं रही है, ये चीज बदल नहीं रही है, कौन बदल सकता था, तो साइन बदल सकता था। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे होती है 90 पे, यानी इसका मतलब क्या है कि अब 90 के अलावा कोई भी एंगल होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 जो मैक्सिमम होती है, इसका मतलब हमारे पास ये टॉर्क जो मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब रख देते हैं तो उस समय पर उसके पास जो टॉर्क क्रिएट होता है, जो टॉर्क जनरेट होता है, जो फोर्स ऑफ कपल बनता है, वो सब मैक्सिमम होते हैं, यानी टॉर्क मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, टाउ की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है PE। तो ये कुछ कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है, साथ में समझते चलना है, ठीक है। फॉर्मूला बेसिस हो रहा है सब कुछ और हम कंडीशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या है, तो थर्ड कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है थर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखा हुआ है। इसको मतलब समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से, और इस बार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस तरफ होगी। और सीधी सी बात है, एक डायरेक्शन इधर एक डायरेक्शन इधर, मतलब इसके बीच में ये जो पूरा एंगल क्रिएट होगा वो एंगल कितना होगा, 180 का होगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180, और फॉर्मूला हमारे पास PE साइन थीटा होता है, तो टाउ की जगह हम रखेंगे कितना, PE साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है, -1 नहीं बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 0, यानी टाउ फिर से हमें कितना देखने को मिलेगा, 0। और टाउ अगर हमको 0 देखने का मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस स्थिति में भी आप कैसे समझ सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। फिर से दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस तो हैं, लेकिन लीनियर फोर्स है, एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब फिर से ये घुमा नहीं रहे होंगे। तो ना तो इस कंडीशन में ये लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, लीनियर मोशन भी नहीं कर रहा है और रोटेटरी मोशन भी नहीं कर रहा है। यहां पर भी क्या है कि लीनियर मोशन नहीं कर रहा है और रोटेटरी मोशन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ना तो इस कंडीशन में इसके बीच में, यानी इन दोनों कंडीशंस में जब उसके पैरेलल रखा हो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखा हो, तब दोनों ही कंडीशन में न तो वो लीनियर मोशन कर रहा होता है, न वो रोटेटरी मोशन कर रहा होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन को हम कहेंगे स्टेबिलिटी की कंडीशन। कौन सी कहेंगे, तो इस कंडीशन में भी वो स्टेबल है और इस कंडीशन में भी स्टेबल है। स्टेबल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, तो वो जब कोई फिजिक्स के हिसाब से जब कोई चीज अपने मिनिमम स्टेट में, यानी बिल्कुल कुछ ना करता हुआ देखिए, हमको कुछ नहीं करना चाहता है, तो हम उसको स्टेबिलिटी की कंडीशन कहते हैं। यानी वो किसी के साथ कोई इंटरेक्शन उसका बिल्कुल 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि वो स्टेबिलिटी की कंडीशन में। तो यहां पर ना तो ये लीनियर मोशन कर रहा है ना रोटेटरी मोशन कर रहा है, इट मींस स्टेबिलिटी की कंडीशन है। यहां पर भी ये ना तो लीनियर मोशन कर रहा है ना रोटेटरी मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये भी स्टेबिलिटी की कंडीशन है, लेकिन ये रोटेशन करना चाहता है क्योंकि इसका टॉर्क PE आया, यानी ये अनस्टेबल है। अब बात करते हैं कि हमारे पास दो तरीके की स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है, कि ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी भी बच्चों दो टाइप की होती है। और वो दो टाइप की स्टेबिलिटी कौन सी होती है, तो आगे देखते हैं कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइपोल। और दो तरीके की स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब वो कुछ ना करना चाहे, या उसके ऊपर सारे फोर्सेस 0 हमको दिखे। तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों ही हमने कंडीशन में देखा था कि उसमें भी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था 0 डिग्री वाले एंगल में, और 180 वाले में भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था।
लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उनमें से कौन सी कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी और कौन सी कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थी। तो इसके लिए देखिए हमने 11th क्लास में पढ़ा है, फिर से मैं आप लोगों को जैसे बताना चाहता हूं कि जैसे क्या है कि मेरे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को मैंने एक इस तरीके से एक सरफेस पे रखा, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने क्या करा, एक सरफेस पे रखा, तो क्या ये स्टेबल कंडीशन में है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? तो आप क्या बोलोगे, हाँ इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये आपको एक ही जगह पर स्टेशनरी दिख रहा है, हिलते हुए नहीं दिख रहा है, डुलते हुए नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल कंडीशन में। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में या स्टेबल कंडीशन में? तो बोले कि सर जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसके पास कौन सी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? तो इसका जवाब हम कैसे देंगे, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गई और दूसरी ये कंडीशन हो गई, मैंने इस तरीके से पकड़ के रखा, अभी भी ये आपको हिलते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब स्टेबल और अनस्टेबिलिटी को हम समझते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा समझिए। अब क्या है कि इसके ऊपर मैंने फोर्स ऐसा लगाया, इसे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद क्या होता है कि हो सकता है ये वापस भी आ जाए और इधर गिर जाए, लेकिन जैसे ही मैंने इसको लगाया छोड़ा तो ये, इसका मतलब क्या है कि एक कंडीशन ऐसी थी कि जब मैंने इसको थोड़ा डिस्प्लेस करा और थोड़ा डिस्प्लेस करने के बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ पाया। मतलब इसका जो स्टेबिलिटी थी, जो इक्विलिब्रियम था, वो हमने थोड़ा सा बिगाड़ा, लेकिन इसने खुद ब खुद पूरा ही उस इक्विलिब्रियम को बिगाड़ दी। आई बात समझ में? तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसको बोलेंगे, जैसे ये कंडीशन मैंने बोली थी, ऊपर से पकड़ के रखा था, अब मैंने इसको इतना सा डिस्प्लेस करा, छोड़ा, वापस आ गया, फिर और ज्यादा डिस्प्लेस करा, फिर वापस आ गया, यानी इसको मैं जितना भी डिस्प्लेस करते जाऊं ये वापस अपने उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते जा रहा है। यानी हम एक चीज तो समझ गए कि इक्विलिब्रियम भी दो तरीके का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जब हम उसे थोड़ा सा हम एंगल पे डिस्प्लेस करेंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि थोड़ा सा हमने उसमें डिस्प्लेसमेंट खोड़ा, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को अनबैलेंस करा, तो वो पूरा ही उस इक्विलिब्रियम को छोड़ देगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरीके के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम ये सोचते हैं कि डाइपोल की जो दो कंडीशंस थी उसमें कौन सी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और कौन सी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं। तो इसके अंदर क्या था, थोड़ा सा समझिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेते हैं कुछ ऐसा रखा था, ये थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी इस कंडीशन में। अब इसको मैंने क्या करा, डिस्प्लेस करा, ये उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, जो हमने ली थी, इसके ऊपर टॉर्क 0 लग रहा था, लीनियर फोर्स कुछ नहीं था। अब मैंने इसको इस तरीके से इसका इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया और यहां पर ऐसा लिया है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन से इस कंडीशन पे लिया है, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? अब जब इसको इक्विलिब्रियम से हमने इस अनस्टेबल कंडीशन में लिया है तो क्या ये वापस अपने इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा? तो हाँ। अब थोड़ा सा सोचिए, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स इसको घुमा के वापस नहीं लाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, हमने इसको इस तरीके से करा तो ये वापस अपने शेप में आ जाए, फिर हमने बिगाड़ा, फिर वापस शेप में, फिर वापस बिगाड़ा, तो फिर इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन में, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन में होते हैं या एक ही अलोंग होते हैं, एक ही लाइन के अलोंग होते हैं या पैरेलल होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मालूम है थीटा 0 होता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों उस कंडीशन में, तो थीटा की वैल्यू उस कंडीशन में 0 होती है। ओहो, मैं बार बार थीटा लिख देता हूं, ठीक है, सॉरी, 0 होती है। और 0 कंडीशन में टॉर्क कितना होता है, टॉर्क 0 होता है और लीनियर मोशन भी उसका कितना होता है, तो लीनियर मोशन भी कितना होता है, 0। इसका मतलब टॉर्क भी 0, लीनियर मोशन भी 0, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, लेकिन अगर एंगल 0 डिग्री है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं।
तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके से होगा कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने कुछ इस तरीके से रखा। किस तरीके से रखा कि यहां पर हमने रख दिया पॉजिटिव क्यू, यहां पर रख दिया नेगेटिव क्यू। हमने देखा था कि ये अब इस बार इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन p इस डायरेक्शन में 180 का एंगल बन रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल। कैसे? तो देखते हैं, इसकी कंडीशन को हम बिगाड़ते हैं। अब हमने बिगाड़ा कुछ इस तरीके से कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पॉजिटिव था, इसको इस तरीके से बिगाड़ दिया हल्का सा, ये थीटा एंगल पे। अब जैसे हमने इसको बिगाड़ा तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स, तो इस बार ये इसको घुमा के इधर नहीं ले आएगा। इसका मतलब क्या है कि अब ये वाली कंडीशन हमारे थोड़े से ही बिगाड़ने के बाद कभी ये वापस अपने आप उसी कंडीशन में नहीं आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है कि एक बार इसने अपना इक्विलिब्रियम तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी अगर आपने चेंजेस करा तो ये अपने पूरे इक्विलिब्रियम को बिगाड़ के एक नए इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके का जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डाइपोल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन से एंगल पे होगा? तो थीटा इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखा होगा तब उस समय पर जो स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम बनेगा वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो उम्मीद है बच्चों ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आई। थोड़ा सा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझना क्वाइट टफ होता है, लेकिन फिर भी अगर हम अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा। और आप अगर ये वीडियो को ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देख रहे होगे तो पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में देखा कि टॉर्क कितना होता है, स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन कितनी होती है, कैसी होती है, किस तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये आज की क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है। तो आप अपनी स्टडी इसी तरीके से करते चलिए मेरे साथ साथ। आप रोज वीडियो देखना आपको जरूरी है। अगर आप भी गैप कर देते हो, बोले कि आज का वीडियो मैं कल पढ़ लूंगा, कल का वीडियो परसों पढ़ लूंगा, तो बच्चों ये एक ऐसी स्थिति आपके साथ में आ जाएगी कि रोज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर एक दिन इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर वही पढ़ाई जिसमें आपको मजा आता है वो एक दिन आपके लिए बोझ बन जाएगी और फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, जिससे आपका माइंड कंटिन्यूअसली बना रहे, एक जैसा बना रहे, ठीक है, और आपको इसका बहुत अच्छा फायदा होगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता हो, मेरी क्लास अच्छी लगती है, तो प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलते रहे इसी तरीके से आपको नए नए और नॉलेजेबल वीडियोज़ देने का, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।